अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और मैं ऑस्ट्रेलिया के एक स्मॉल एनिमल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में अपना AVE ऑस्ट्रेलिएशन वेटनरी एग्ज़ाम क्लियर किया है। इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि नेवली और AVE को स्मार्ट और इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। ये सीरीज़ ख़ास तौर पर उन वेटनरी ग्रेजुएट्स के लिए है जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, एग्ज़ाम फोकस स्टडी करना चाहते हैं या अपने आप को एक इम्प्रूव्ड वेटनरी क्लिनिशियन बनाना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम में से कोई भी जब इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का सोचता है तो एक पहाड़ लगता है जिसे अबूर करना है। इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा नॉलेज है जो गेन करना है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, वीडियोस हैं, बुक्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पढ़ना कितना है, और उससे बड़ा सवाल ये है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से थोड़े से कम इम्पोर्टेंट हैं, कौन से एग्ज़ामिनर फेवरेट हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, स्पेशली दिस वन। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं बट आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते इन द एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो हम इन चीज़ों को बड़े सिंपल और लॉजिकल वे में डिस्कस करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम रेडी हो सकें। वो कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने खुद की और उनसे सीखा, और अब मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा ना करे। लैक ऑफ रिविजन। आप जितने मर्जी जीनियस हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ रिविजन प्लान। जितना इम्पोर्टेंट पढ़ने का प्लान है उससे ज़्यादा ज़रूरी रिविजन का प्लान है, वरना 6 मंथ्स ऑन आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो रेगुलर रिवीजन करें, वीकली करें, मंथली करें, अप टू यू, बट एक रिवीजन प्लान लाजमी बनाएं। जितना आपने पढ़ा है सारा कुछ रिवाइज करें। दूसरी चीज़, यूट्यूब पे घंटों ज़ाया ना करें, वेबसाइट्स के ऊपर घंटों ज़ाया ना करें। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी आई कैचिंग, बहुत अच्छा लगता है। आपको पैथोजेनेसिस मिल रहा है, आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस मिल रहा है, आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, सारा कुछ है, इंक्लूडिंग इस वीडियो के या आगे आने वाली वीडियोज़ के। हमेशा अपने पास पेंसिल, पेन, पेपर रखें, रजिस्टर रखें, एंड मेक इट यूज़फुल फॉर योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि उस 30 मिनट की वीडियो में आपको हर चीज़ चाहिए। इवन अगर चाहिए भी है तो आप उसको डॉक्यूमेंट करें एंड मेक इट पार्ट ऑफ योर नोट्स। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप सिर्फ पैसिवली वो वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ऑल ऑल गॉन, फिनिश्ड, कोई फ़ायदा नहीं। तीसरी चीज़, हर चीज़ को क्लिनिकली को रिलेट करें। देखें, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, नेवली है, AVE है, इन सब का मकसद क्या है? आपको क्लिनिकली टेस्ट करना। क्या आप जब इन हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, वुड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी पढ़ाई कैसे क्लिनिकली आप रिलेट कर पाएंगे या नहीं? पूरा टेस्ट, पूरा सिनारियो इसी के अराउंड है। अगर आप ये सब कर पाएंगे तो आप पास हैं। अगर आप ये सब नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ पैसिव नॉलेज लेकर आगे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। लास्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हर चीज़ बराबर नहीं पढ़नी। कुछ सेक्शंस हैं जिनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना, कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर फेवरेट हैं, पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे, उनको इम्पोर्टेंस दें। उनको इम्पोर्टेंस ना दें जिनका कोई फ़ायदा नहीं। अब थोड़ी सी बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि इन एग्ज़ाम्स में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आपकी क्लिनिकल रीजनिंग को और केस बेस्ड सिनारियोज़ को। क्या आपका क्लिनिकल रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उस केस को समझ पा रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं या नहीं? मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्लिनिकल एक्सपोजर ज़रूर लें। चाहे आप जिस मर्ज़ी कंट्री में हैं, ज़रूर मेक श्योर करें कि आप थोड़ा क्लिनिकली अवेयर हैं, आपको चीज़ों का अंदाज़ा है। क्योंकि इसकी एग्जांपल अगर दूं, तो आपके पास एक केस आता है आपके हॉस्पिटल में, उसके एंटर होने से लेकर उसके घर जाने तक और उसके फॉलो अप तक, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आपको ऐसे सवालों का पता है जो आपने उसकी हिस्ट्री में उससे पूछने हैं? क्या आपको ये पता है कि आपने कौन सा डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करना है? आपने किन ड्रग्स को यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट करना है? कैसे प्लान बनाना है? उसके प्रोग्नोसिस के बारे में कैसे ओनर के साथ कम्युनिकेट करना है? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो कि बहुत रेलिवेंट हैं इस एग्ज़ाम के। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसके बारे में बार बार बात होती है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए हर चीज़ को लेके। आपकी मेमोराइजेशन से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट काउंट होगा। मेमोराइजेशन भी इन पार्ट ज़रूरी है, आपको अक्सर चीज़ें बाकायदा याद करनी हैं तो वो आपको याद रहेंगी, बट आपकी चीज़ों को लेके पैथोजेनेसिस, उसकी रीजनिंग, उसकी आगे फर्दर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। फिर स्पीशी कंपैरिजन, एक ड्रग है जो एक स्पीशी में ड्रग ऑफ चॉइस है, एक स्पीशी के लिए लीथल है, आपका क्या कंपैरिजन है, आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास एक रैबिट आएगा, आप उसको उसी ड्रग के साथ ट्रीट कर देंगे जिसके साथ आपने डॉग को ट्रीट किया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम कि आपको क्लिनिकली चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, तो फोकस मैंने जैसे पहले मेंशन किया है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा। फोकस होगा कि डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस क्या है, उसको समझना है, उसी से फिर लिंक करेंगे क्लिनिकल साइंस को, उसी से लिंक करेंगे ट्रीटमेंट्स को, और फिर लॉजिकल रीजनिंग के साथ आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप कंपैरिजंस। एक एग्जांपल देता हूँ, रेबीज़ बहुत कॉमन डिज़ीज़ है जो कि हम सबको प्रोबेबली एज वेट्स बहुत अंदाज़ा है कि इस डिज़ीज़ की क्या मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, बट ये सवाल नहीं है। सवाल क्या है, इस डिज़ीज़ का कंपैरिजन इन डिफरेंट स्पीशीज़ कैसे है। तो हम कंपेयर करें तो डॉग्स के अंदर इसकी फ्यूरियस फॉर्म होती है, कैट्स के अंदर ये ज़्यादा सवेयर होती है और इट कैन लीड टू सडन वायलेंट अटैक्स। कैटल में ये ज़्यादातर डम्प फॉर्म में एक्ट करती है या पैरालिटिक फॉर्म में एक्ट करती है, जहाँ पे एटेक्सिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। हॉर्सेस में रेबीज़ अक्सर कोलिक की फॉर्म में मैनिफेस्ट करती है। तो अब ये सारा कंपैरिजन अगर आपको पता होगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप इस कंपैरिजन को रूल आउट करेंगे, इस कंपैरिजन पे फोकस नहीं करेंगे, यू विल बी कॉट इन द एग्ज़ाम। फिर नेक्स्ट स्टेप क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। आपके पास एक रेबीज़ का केस आता है तो आप उसको क्लिनिक में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग आपने करनी है या उसको डायग्नोसिस में पहला स्टेप क्या होगा, ताकि आप सेफ़ हैं, आपका क्लाइंट सेफ़ है, आपका स्टाफ सेफ़ है। और फिर एट द एंड रिवीजन। आफ्टर यू हैव डन अ टॉपिक, आप उसको वीकली करें, आप उसको मंथली करें, बट कीप अ स्ट्रॉन्ग रिवीजन प्लान ताकि उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकें। आपने सबसे ज़्यादा टाइम किस एस्पेक्ट को देना है, तो लिस्ट वाइज अगर बात की जाए, हम इसके ऊपर कंटिन्यूएशन में बात करते आ रहे हैं। पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल रेलेवेंस बहुत ज़रूरी हैं, बट अभी थोड़ी सी बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के ऊपर और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट्स के ऊपर। तो एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। कुशिंग्स डिजीज़ डॉग्स के लिए ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट और लो डोज डेक्सामीथाजोन सप्रेशन टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड समझे जाते हैं। कैट्स में हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए सीरम टोटल T4 लेवल मोस्ट रिलायबल है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। रेबीज़ की फाइनल डायग्नोसिस के लिए डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो ब्रेन टिश्यू पर होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। केनाइन पार्वोवायरस के लिए क्लिनिक में फीकल एलाइजा टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होना इसलिए ज़रूरी है कि सवालों में ये भी सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू डू, व्हाट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट टू डू। तो इन डायग्नोस्टिक वेरिएंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है वहाँ पे। और फिर उसी के साथ फर्दर नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस। ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती हैं और उन्हीं ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें अवेयर होना है, जिनके बारे में क्लाइंट्स को अवेयर होना है, और जिसके साथ एसोसिएटेड फर्दर फॉलो अप टेस्टिंग होनी है, ताकि हम किसी भी चीज़ को मिस ना करें और ऐसा ना हो कि हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं बट फॉलो अप नहीं कर रहे, विच इज़ ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू द एग्ज़ाम। आई रियलाइज़ कि मेरी यूट्यूब वीडियोज़ बनाने का मकसद ये है कि आप सब एग्ज़ाम रेडी हो सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को ऐसे ही देखें ताकि आप उसके साथ साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकें। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को सुने नहीं बल्कि इनके साथ पढ़ें भी। तो जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो, आप रुकें, उसको लिखें अपने नोट्स के अंदर, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, ताकि आपको मल्टीपल दफ़ा एक ही वीडियो बार बार ना देखनी पड़े। मे बी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है।
आप इन वीडियोस को बैकग्राउंड नॉइज़ के तौर पर यूज़ ना करें। आप कमरे में बैठे हैं, एक वीडियो चल रही है, आप उसे सुन रहे हैं और उसके बाद वो वीडियो बंद हो जाती है और बस। इसका ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। प्रोसेस क्या है, आप उसको पढ़ें, अपनी पढ़ाई में यूज़ करें, अपनी रिवीजन में यूज़ करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। ये बिंज वॉचिंग नहीं करनी है आपने, चाहे ये अगर मेरी वीडियोज़ हैं या कोई और वीडियोज़ हैं, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा, आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। तो आपने एक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्टली स्टडी करना है इस एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम रेडी हो सकें। हमने रोज़ाना कितना पढ़ना है, तो 2 से 3 घंटे हर रोज़ इज़ मोर देन इनफ। देखिए यहाँ फोकस स्टडी की बात हो रही है। मैंने बहुत देखा है, हम 8-8 10-10 घंटे भी एक कमरे में बैठ सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। हमारा ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे वीडियोस देख रहे हैं, बट गेन कुछ नहीं हो रहा। तो 2 से 3 घंटे का प्लान करें हर रोज़। एक रियलिस्टिक चीज़ है, आप ज़्यादा थकते भी नहीं हैं, आप ब्रेक भी ले सकते हैं और आप पूरा दिन भी नहीं दे रहे एक चीज़ को। उसके बाद डू वन टॉपिक एवरी डे। मेक श्योर करें कि आपने अगर वो एक टॉपिक पढ़ा है तो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। उसके कंपैरिजंस भी आपने कर लिए हैं, उसका डायग्नोस्टिक प्लान भी बना लिया है, उसके ट्रीटमेंट प्लान्स भी बन गए हैं, हर चीज़ आपके पास रेडी है विद इन दैट 2 to 3 आवर्स फॉर दैट वन टॉपिक। फिर अपने आप को 30 मिनट्स दें एट द एंड ऑफ दैट स्टडी, उसको रिवाइज़ करें और हर हफ्ते के एंड पे मेक श्योर करें यू डू अ वीकली MCQ लिस्ट कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, इसके मैंने ये MCQs पढ़ लिए हैं, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा रही है मैंने नहीं पढ़ी, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लें। तो इस तरह वीक बाय वीक अगर आप चलते हैं तो यू विल बी डूइंग 7 to 8 टॉपिक्स एवरी वीक। उसके आप MCQs कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द वीक और उसके बाद आप नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं विद दैट ऑल ऑफ दैट बैकग्राउंड नॉलेज। मैं जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ मुश्किलात का सामना था और वो मुश्किलात मेरी बहुत पर्सनल मुश्किलात थी। वो ये थी, आई एम मोर ऑफ़ अ विजुअल लर्नर। तो मुझे किसी डायग्राम को देख के चीज़ें याद रखने में आसानी है कंपेयर टू उसको पढ़ के याद रखने में। मुझे किसी एल्गोरिदम फ्लो चार्ट को समझने में ज़्यादा आसानी है कंपेयर टू अ पैराग्राफ दैट इज़ रिटन। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि प्रोबेबली मैं इस चीज़ में अकेला नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं थी ऑनलाइन, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जा रहा था मोर फोकस वाज ऑन ह्यूमन मेडिसिन्स, वेटनरी मेडिकेशंस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं थी। अगर मेरे पास रिसोर्सेज थे तो वो बुक्स थी जिनको मैं पढ़ना नहीं चाहता था या जो पढ़ने का प्रॉब्लली मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे क्लिनिकली रेलिवेंट एक्सप्लेनेशंस दूँ, इजी टू अंडरस्टैंड हों। आप आएँ, पढ़ें, देखें और फ़ौरन से आपके दिमाग में घुस जाए, स्पेसिफिक बात हो और फिर हम उससे मूव फॉरवर्ड करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी इंटेंसिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ना और एक हफ्ते में 7 से 8 टॉपिक्स कवर करना, एक दिन में 7 से 8 टॉपिक्स कवर करने से ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आप रिटेन करेंगे, इसी से आप उन चीज़ों को अपनी मेमोरी का पार्ट बनाएंगे जो कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होगा। फिर पढ़ते वक्त हमेशा थिंक लाइक एन एग्ज़ामिनर। अपने आप को एक एग्ज़ामिनर की पोजीशन पे रखें और सोचें कि वो एक स्टूडेंट से इस पैराग्राफ से, इस वीडियो से क्या क्या सवाल पूछ सकता है। फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें और आपकी मेमोरी का पार्ट ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बनती जाएंगी। तो होपफुली इन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो। लास्ट वर्ड यहाँ पे एक और भी ऐड करता जाऊँ, आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी इसीलिए करते हैं कि आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करें और इंटरनेशनली प्रैक्टिस करें। बट ये भी समझ लें एट टाइम्स इंटरनेशनली प्रैक्टिस करने के सिनेरियोज थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ पढ़ लेते हैं तो दिस विल मेक यू अ वेरी गुड वेट। आप अपने लोकल एरियाज़ में भी प्रैक्टिस करते रहें, आप अपने क्लिनिक्स बना लें, आप जिस भी लेवल पे होंगे इवेंचुअली आप एज अ वेट बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अगर आपकी इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। क्योंकि ये वो केसेस हैं जो आप ज़रूरी नहीं कि इंटरनेशनली देखें, ये आप हो सकता है अपने क्लिनिक पे रोज़ाना देखें, आप अपने लोकल एरियाज़ में रोज़ाना देखें। तो इन टॉपिक्स को ऐसे समझेंगे ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, एक अच्छा वेट बनने के लिए ज़रूरी है। थैंक्स।